यू अस्पताल में जागता है और उसे बताया जाता है कि उसकी सिस्टर जीवित नहीं बची। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो घर में ही रहने लगता है। वो सिर्फ जंक फूड और कप नूडल्स खाता है। यू सभी से दूरी बना लेता है और अकेले अपने अपार्टमेंट में रहने का फैसला करता है। वो केवल ईट और वॉच टीवी करता है। वो इतना टूट चुका है कि उसका अपार्टमेंट पहले से ही ट्रैश से भरा हुआ है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टकजू और यूसा एक बार उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो डोर खोलने से मना कर देता है। टकजू बताता है कि वे दरवाजा नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये विशेष रूप से सिक्योरिटी रीजंस के कारण बनाया गया है। थोड़ी देर बाद यूमी मिलने आती है। यू उसे पहचान भी नहीं पाता जब तक कि वो खुद को रीइंट्रोड्यूस नहीं कराती कि वो वही लड़की है जिसे उसने बचाया था। लेकिन फिर भी यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूमी उसे कॉन्डोलेंसेस देने की कोशिश करती है, लेकिन यू उस पर चिल्ला देता है। दुखी होकर यूमी वहां से चली जाती है और अपॉलॉजी करती है कि उसने अपनी हदें पार कर दी। यू तैयार होकर बाहर जाने और ज्यादा कप्स ऑफ रामेन खरीदने का फैसला करता है। वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर 2 आदमी खड़े हैं जो शायद उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने आए हैं, क्योंकि वो अपार्टमेंट से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। यू उन दोनों को पोजेस करता है और आपस में लड़वा देता है। उनसे छुटकारा पाने के बाद यू एक एटीएम पर जाता है और कुछ मनी विथड्रॉ करता है। उसका प्लान वहां से लीव कर किसी ऐसी जगह जाने का है जहां कोलैबोरेटर उसे न ढूंढ सके। वो ट्रेन पकड़कर एक दूसरे शहर चला जाता है और वहां एक मोटल में स्टे करता है। वहां वो पिज्जा खाने लगता है। अब वो सिर्फ रामेन नहीं बल्कि सिर्फ पिज्जा पर ही जी रहा है। बाद में यू बाहर निकलता है और एक स्टिक बन खरीदता है। फिर वो एक आर्केड सेंटर पहुंचता है जहां वह कुछ लड़कों को शूटर गेम खेलते हुए देखता है। वो कुछ सेशंस के पैसे देता है और खुद भी खेलने लगता है। वो गेम को इतना एंजॉय करता है कि बार बार पैसे देकर खेलता रहता है। धीरे धीरे वो एक विलन आर्क में प्रवेश कर रहा है। बोर होकर वो ट्रबल खोजने का फैसला करता है। वो बन को स्टिक से हटाकर कुछ गैंग मेंबर्स पर फेंक देता है। वे उसे घसीटकर बाहर ले जाते हैं ताकि उसे सबक सिखा सकें, लेकिन वो आसानी से उनमें से एक को पोजेस करता है और उन्हें आपस में लड़वा देता है। फिर वो स्टिक्स में से 2 को आखिरी गैंग मेंबर की टांगों में घुसा देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वे दोबारा उसके रास्ते में आए तो वो उन्हें किल कर देगा। ये कहने के बाद वो एक हिस्टेरिकल लाफ देता है। इसके बाद यू एक एली से गुजर रहा होता है जब कुछ और गैंग मेंबर्स उसे रोकते हैं। उनके लीडर को ये जानकर आश्चर्य होता है कि ऐसा कोई अकेले उन पर भारी पड़ सकता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, यू उन्हें पोजेस कर लेता है और आपस में घायल करवा देता है। वो लीडर की गर्दन पकड़ लेता है और धमकी देता है कि वो स्टिक उसकी आंखों में घुसा देगा। लीडर तुरंत बैक करने लगता है और बाकी गैंग मेंबर्स हैरान रह जाते हैं कि उनका लीडर हार गया। दिन बीतते जाते हैं और यू लगातार गैंग मेंबर्स को हराने लगता है और धीरे धीरे उसे इसमें प्लेजर भी आने लगता है। वो एक जगह बैठता है और सिगरेट लपेटता है, लेकिन जैसे ही वो इसे पीने वाला होता है, नाव आती है और उसके हाथ से इसे गिरा देती है। अगर वो पफ ले लेता तो वो पूरी तरह नो रिटर्न की सीमा पार कर जाता। नाव बताती है कि वो पहले दिन से उस पर नजर रखे हुए है और हमेशा उसे देखती आई है। अब उसका प्लान है कि वह यू को ठीक करे। पहले कदम के रूप में उसे हेल्दी डाइट अपनानी होगी। नाव एक कॉल करके कुछ अरेंजमेंट्स करती है और यू से कहती है कि अगर वो उसके बनाए हुए खाने का एक टुकड़ा भी खा ले तो वो आजाद होगा और अपनी लाइफ जैसा चाहे वैसे जी सकता है। यू मान जाता है और नाव के साथ टकजू के फैमिली हाउस चला जाता है। वहां नाव उसे ऑमलेट राइस परोसती है, जैसा कि उसकी सिस्टर हमेशा बनाती थी। नाव को उसकी मदर द्वारा छोड़ी गई एक रेसिपी बुक में एक ड्राइंग मिली थी, जिससे उसे पता चला कि यू को ये डिश पसंद है। यू खाने का एक स्पून लेता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो रोने लगता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो पूरा प्लेट कब खत्म कर देता है। जब वो खाना खत्म कर लेता है और जाने लगता है, नाव उसे याद दिलाती है कि उसने सिर्फ एक बाइट नहीं लिया बल्कि पूरा प्लेट खत्म कर दिया। तब यू को एहसास होता है कि वो फिर से नाव के ट्रैप में फंस गया है और वो स्टूडेंट काउंसिल में वापस लौटने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद यू अयुमी की एक पोर्ट्रेट टेबल पर रखता है और उसे गुड बाय कहकर स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। पूरी क्लास और स्टूडेंट काउंसिल उसे वापस देखकर खुश होते हैं।
उसके मन में यूमी से माफी मांगने का विचार भी रहता है। टकजू दौड़कर कैफेटेरिया जाता है और उनके लिए वही करी डिश लाता है जो यू को पसंद है। हमेशा की तरह वो खुद को चोट पहुंचा लेता है, लेकिन फिर भी खाना सक्सेसफुली ले आता है। वे खाना खा ही रहे होते हैं कि नाओ उन्हें ऑफिस बुलाती है। यू को लगता है कि कोई जरूरी बात होगी, लेकिन नाओ बताती है कि वो सिर्फ उन्हें यूसा का नया सॉन्ग वीडियो दिखाना चाहती है। टकजू ये सुनकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो पूरे कमरे में फ्रॉग की तरह उछलने लगता है। वीडियो देखने के बाद नाओ यूसा की कॉम्प्लीमेंट करती है कि वीडियो अच्छा है, लेकिन फिर तुरंत अपने शब्द वापस ले लेती है जब वो देखती है कि यूसा कितनी हैप्पी हो रही है। वो असली कारण बताती है कि उसने उन्हें ऑफिस में क्यों बुलाया था। दरअसल जीएन बैंड का अगला दिन कॉन्सर्ट है और उसने पहले ही 2 टिकट्स खरीद ली है। वो चाहती है कि कोई उसके साथ कॉन्सर्ट जाए। यूसा और टकजू तुरंत इस ऑफर को मना कर देते हैं और कहते हैं कि वायु उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति होगा। घर लौटते समय वायु देखता है कि एक ब्लाइंड लेडी उसकी ओर चल रही है। जैसे ही वो उसके पास से गुजरती है, वायु को कुछ महसूस होता है और वह उससे बात करने की कोशिश करता है। लेडी अचानक उसके पास आकर पूछती है कि उसे एक अच्छा जापानीज स्पेशल डिश कहाँ मिल सकता है। पता चलता है कि वो फॉरेनर है। वायु उसे एक लोकल रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां वो डिश मिलती है। वायु भी खुद के लिए वही ऑर्डर करता है क्योंकि अब घर पर कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। खाने के दौरान वेटर किसी तरह उस लेडी को पहचान लेता है। पता चलता है कि वो सलाह शेन है और गियान की वोकलिस्ट है। ये जानकर वायु हैरान हो जाता है, लेकिन वह इसे छुपा लेता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सलाह कहती है कि उसने महसूस किया कि वायु ने हाल ही में किसी करीबी को खो दिया है। वो ये उसकी ब्रीदिंग और स्पीकिंग स्टाइल से समझ गई थी। सलाह उसे वायु की डेड सिस्टर के लिए एक स्मोक बर्न करने की पेशकश करती है और वायु सहमत हो जाता है। सलाह वायु के अपार्टमेंट तक उसके साथ जाती है और वहां अपनी रिस्पेक्ट दिखाती है। इसके बाद वायु बताता है कि वह उसे किसी से मिलवाना चाहता है क्योंकि उसका ब्रदर ज्ञान को पसंद करता था। वायु तुरंत नाव को कॉल करता है, लेकिन वो मिलने से मना कर देती है और कहती है कि उसे सिर्फ गियान्स म्यूजिक सुनना पसंद है, न कि उनकी वोकलिस्ट से मिलना। वायु ये सुनकर हैरान हो जाता है और सलाह से झूठ बोलता है कि नाव बहुत दूर है और नहीं आ सकती। उस रात सलाह खुलासा करती है कि वो हमेशा ब्लाइंड नहीं थी। वो इसे अपने सिन की सजा मानती है क्योंकि उसने सुप्रीम बीइंग को कोसा था जब उसे सफलता नहीं मिली थी। वायु फिर उसे उस फैसिलिटी में ले जाता है जहां नाव का ब्रदर रह रहा है। वो उम्मीद करता है कि अगर उसका पसंदीदा बैंड मेंबर गाएगी तो शायद वो होश में आ जाए। वे जब उसके रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो फिर से अपनी शीट्स फाड़ रहा है। सलाह अपनी खूबसूरत वॉइस में गाना शुरू करती है और कुछ ही देर में वो शांत हो जाता है। जैसे ही गाना खत्म होता है, वो बोलने लगता है और अपनी सिस्टर का नाम भी फिर से याद कर लेता है। वायु ये देखकर बहुत खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वायु सलाह को धन्यवाद देता है क्योंकि उसके सॉन्ग ने नाव के ब्रदर को उसकी स्लम्बर से बाहर निकाल दिया था। सलाह खुश होती है और कहती है कि ये उसके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है। बाद में नाव अस्पताल जाती है और उसका ब्रदर उसे पहचान लेता है। वो वायु को कॉल करके उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहती है। अगले दिन वायु तय नहीं कर पाता कि कॉन्सर्ट में क्या पहने। वो अंततः एक आउटफिट चुनता है और जैसे अब हमेशा करता है, वो अयुमी को गुड बाय कहता है। फिर वो नाव से मिलता है और वे वेन्यू की ओर साथ चलते हैं। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले नाव कहती है कि वे पहले स्टोर चलें और कुछ मर्चेंडाइज खरीद लें। आखिरकार वे वेन्यू में पहुंचते हैं और सलाह स्टेज पर आकर एक खूबसूरत सॉन्ग गाना शुरू करती है। क्राउड पूरे वाइब में होता है और जैसे ही वो गाना गाती है, वायु को लगता है कि उसने ये सॉन्ग पहले भी सुना है, लेकिन उसे याद नहीं कि कहा। अचानक वायु बेहोश हो जाता है और सीन कहीं और चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वायु उसी सॉन्ग को कॉन्सर्ट में सुन रहा है, लेकिन असल में वो एक रिसर्च फैसिलिटी में है जहां वैज्ञानिक उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अयुमी भी उसके पास है। वे दोनों रूम से निकलकर डिनर के लिए जाते हैं और वायु देखता है कि एक ओल्ड साइंटिस्ट वहां म्यूजिक सुन रहा है। उसी कॉन्वर्सेशन में वायु को एहसास होता है कि सभी वैज्ञानिक बुरे नहीं हैं। खाने के दौरान अयुमी कहती है कि काश उनका ब्रदर शन भी उनके साथ होता। वायु बताता है कि शन की शक्ति डिसरप्टिव है,
इसलिए उसे बंद कर दिया गया है। उसकी पावर टाइम लीपिंग है और वो आयुमी को इसे किसी को न बताने के लिए कहता है। पता चलता है कि वायु के पास केवल लोगों को 5 सेकंड के लिए पोजेस करने की शक्ति ही नहीं, बल्कि उससे ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन वो इसे छुपा रहा है। अगर वैज्ञानिकों को इसका पता चल गया तो वे उसे भी लॉकअप कर देंगे। बाद में आयुमी को गार्ड्स उठा ले जाते हैं। वायु विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे टास से बेहोश कर दिया जाता है। जब वो उठता है तो वो अपने रूम में होता है और देखता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होता है। वो हार मानने ही वाला होता है कि तभी दरवाजा खुल जाता है। एक ओल्ड साइंटिस्ट उसकी मदद करने आया है, लेकिन वो घायल है। वो बताता है कि उन्होंने जबरदस्ती आयुमी की शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की, बिना ये जाने कि वो कोलैप्स कर देगी। इसी वजह से बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। आयुमी सुरक्षित है, लेकिन उसे रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया है। अब वायु को उसे बचाना होगा, क्योंकि वैज्ञानिक उसे डिसेक्ट करने और फिर डिस्पोज करने की योजना बना रहे हैं। वो वायु को बताता है कि उसे उसकी असली शक्ति का एहसास है। अल्टीमेट पावर प्लंडर करता है। वो टेलीपैथी के जरिए सब्जेक्ट को ढूंढता है और उसके पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो उसके फैमिली और फ्रेंड्स को खोजने लगता है। आप एक और लड़के के पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो उसे फेस करने की एबिलिटी देता है। इस पावर का यूज करके वो अपने ब्रदर तक पहुंचता है और समय पर उसे रिलीज कर देता है, इससे पहले कि गार्ड्स उसे रोक सकें। अचानक यू वर्तमान समय में हॉस्पिटल में जागता है। वो नाव को अपने पास बैठा देखता है, जो उसे बताती है कि वो कॉन्सर्ट में बेहोश हो गया था। यू नाव से कहता है कि शायद उसका एक ओल्डर ब्रदर है। तभी एक लड़का अंदर आता है और ये देखकर सरप्राइज होता है कि अब यू उसे पहचानता है। नाव उसे पहचान नहीं पाती, जब तक कि वो अपने बालों को वैसे ही नहीं करता जैसे वो हमेशा करता था। नाव को एहसास होता है कि ये लड़का कोलैबोरेटर है और उसका असली नाम कुमागामी है। उसने हमेशा अपना चेहरा छिपा कर रखा और वो हमेशा भीगा हुआ रहता था। कुमागामी यू से कहता है कि वो उसे फॉलो करे और वो उसे सारे आंसर्स देगा। वो उसे उसके भाई से भी मिलाएगा। उनका प्लान आयुमी को बचाने का भी है, जिससे यू हैरान रह जाता है। नाव ये सुनकर और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि शन उसका भाई है। वो रिवील करती है कि शन वही था जिसने उसे स्कूल से बचाया था, जहां वह एक्सपेरिमेंट्स के लिए कैद थी। अब यू और नाव कुमागामी को एक माउंटेन साइड फैसिलिटी में फॉलो करते हैं, जो अंडरग्राउंड स्थित है। वे कई सिक्योरिटी डोर से गुजरते हैं और कुमागामी बताता है कि उनकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। अंत में वे एक रूम में पहुंचते हैं जहां शन पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। शन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि यू को कुछ भी याद नहीं है। शन बताता है कि उसकी मेमोरीज किसी ने एरेज कर दी थी, जिसे मैदा मारी कहा जाता है। शन अपने भाई को सब कुछ बताने के लिए तैयार है। वो नैरेट करता है कि कैसे उसने एस्केप किया और पास्ट में टाइम लीप किया। शन को 3 साल का समय मिला, इससे पहले कि वे कैप्चर होते। सबसे पहले कुमागामी उसे ढूंढता है। शन उसे सब कुछ समझाता है और वे फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुमागामी उसे कुछ और फ्रेंड्स से मिलवाता है। चिचिनो, जिसके पास फेजिंग पावर है। मडोकी, जो किसी को सोने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन जब वो अपनी पावर का यूज करती है तो खुद भी सो जाती है। मेटमरी, जो किसी की मेमोरीज एरेज कर सकती है। शन उन सभी को उनके पावर्स के बारे में बताता है, जिससे उनकी डाउट्स दूर हो जाती है। शन फ्यूचर की घटनाओं के बारे में एक्सप्लेन करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अधिक पावरफुल लोगों को इकट्ठा करना होगा और खुद की रक्षा करनी होगी। वे एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन अंततः वे उन साइंटिस्ट्स के खिलाफ कोई मैच नहीं होते जो उन्हें हंट कर रहे हैं। शन अगला प्लान बनाता है कि उन्हें कुछ अडल्ट्स की मदद लेनी चाहिए, जो कभी पावर्स रखते थे और जानते थे कि हंटेड होने का क्या मतलब होता है, लेकिन इसके लिए फंड्स की जरूरत होती है। शन अपने प्लान को रिवील करता है कि वो गैम्बलिंग और लॉटरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा और पास्ट में टाइम लीप करेगा, ताकि वे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बना सकें जिसे साइंटिस्ट्स हरा न सकें। टाइम लीप के दौरान शन महसूस करता है कि जब भी वो अपनी पावर का यूज करता है, उसकी विजन धीरे धीरे खराब हो रही है। उसकी पावर उसकी आईसाइट पर डिपेंड करती है, जिससे उसकी आइज पर प्रभाव पड़ने लगता है। शन को एहसास होता है कि अगर वो अंधा हो गया तो वो फिर कभी अपनी पावर का यूज नहीं कर पाएगा। सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा था,
भले ही अब उनके पास एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन थी, शन को अब एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वे बच्चों को सुरक्षित रख सकें बिना किसी सस्पेशन के। तभी उसे एहसास हुआ कि स्कूल ही सबसे सही जगह है। शन ने अपना आखिरी लीप लिया, क्योंकि उसके बाद वो अपनी साइट खो देगा। उन्हें बस प्यूबर्टी खत्म होने तक खुद की रक्षा करनी थी। शन पास्ट में वापस जाता है और अपनी साइट खो देता है, लेकिन इस बार वे एक अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन बना पाते हैं, जैसे स्टार ओशन एकेडमी। सफलता के बाद शन मातमरी से कहता है कि वो उसे उसके सिबलिंग्स की मेमोरीज से एरेज कर दे, ताकि वो उन्हें शैडो से सुरक्षित रख सके। शन तब रिवील करता है कि यू की असली एबिलिटी किसी और की पावर को लेना है। पहले वो सोचता था कि उसकी पावर सिर्फ लोगों के माइंड को कंट्रोल करना है, लेकिन नाव बताती है कि वे शुरू से ही जानते थे कि उसकी पावर क्या थी। इसी कारण वह और टकजू उसे खोजने आए थे। उसकी पावर को अल्टीमेट पावर कहा जाता है। शन यू को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो उसकी पावर को ले और टाइम में वापस जाए आयुमी को बचाने के लिए। पहला काम उसे आयुमी की पावर को चुराना था। शन अपने भाई को पावर देता है और वो उस दिन वापस जाता है जब आयुमी की पावर पहली बार मैनिफेस्ट हुई थी। वो तुरंत काउंसिल को बताता है कि जिसे वे ढूंढ रहे हैं वो उसकी सिस्टर है। इस बार उसे फॉलो करो जब नाव और तुमने आयुमी से मुलाकात की, तुमने उस लड़की को देखा जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। जब नाव जा रहा था उसने रिवील किया कि वो फ्यूचर से है और नाव ने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया। उसे पहले से ही पता था कि उसकी पावर क्या है, इसलिए उसे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब काउंसिल ने आयुमी को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। उस रात शन ने आयुमी की पावर ले ली। अगले दिन शन और स्टूडेंट काउंसिल आयुमी के स्कूल में चुपके से दाखिल हो गए। ज्यादा समय नहीं लगा जब तक कि यूसा, नाव और टकजू को बाहर कर दिया गया। स्टूडेंट्स ने यूसा को उसके डिस्गाइज के बावजूद पहचान लिया और उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। नाव भी उसके साथ चली गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वो भी यूसा की तरह एक आइडल है। टकजू को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी को पता चला कि वो वहां रहने के लिए पर्याप्त ओल्ड नहीं है। अब केवल यू ही स्थिति को ठीक कर सकता था। उसने कनिशी को आयुमी को धमकाते हुए पाया और तुरंत कूद पड़ा, इससे पहले कि कुछ भी हो। उसने कनिशी को चेतावनी दी कि वो फिर कभी उसकी बहन के पास ना आए। इसके साथ ही आयुमी सफलतापूर्वक बचा ली जाती है और कुमागामी उन्हें शन के पास ले जाता है। फैसिलिटी पहुंचने के बाद यू ने आयुमी को उनके बड़े भाई से मिलवाया। सी ने यू को बताया कि वो अब फैसिलिटी में ही रहेगा, क्योंकि दुनिया भर के लोग उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो फैसिलिटी नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसकी पावर्स खत्म न हो जाएं। शन उसे उनकी लैब में ले जाता है, जहां वह उस ओल्ड मैन को देखता है जिसने उसे दूसरे टाइमलाइन में बचाया था। वो आदमी रिवील करता है कि उन्होंने एक वैक्सीन बनाई है जिससे वे लोग जिनकी पावर्स अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है वे बच सकते हैं। असल में उनकी पावर्स शार्लेट नामक एक कॉमेट के कारण होती है, जो हर 75 ईयर्स में पृथ्वी के पास से गुजरती है। उस कॉमेट की डस्ट कुछ लोगों को पावर डेवलप करने पर मजबूर कर देती है जब वे प्यूबर्टी में होते हैं। आखिरी बार ये 12 ईयर्स पहले हुआ था और इसीलिए यू और कुछ अन्य लोगों के पास पावर्स है। हालांकि एक वैक्सीन विकसित की जा रही है ताकि डस्ट किसी को अफेक्ट न कर सके जब ये फिर से गुजरे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि वैक्सीन उन लोगों पर काम नहीं करेगी जिनकी पावर्स पहले ही डेवलप हो चुकी है। टर्न्स आउट कि यू की अपने ब्रदर की यादें वापस आ गई है, लेकिन आयुमी को अब भी अपने भाई की याद नहीं है। अब केवल एक ही सल्यूशन बचा है, नए मेमोरीज बनाना। थोड़ी देर बाद कुमागामी को एक और पावर्ड इंडिविजुअल का पता चलता है और वह उस व्यक्ति को खोजने के लिए निकलता है। वो फैसिलिटी से बाहर निकलता है और यूजुअल जैसे ही कार में बैठता है उसे महसूस होता है कि उनका ड्राइवर फुरुकी कांप रहा है। वो पूछता है कि क्यों, तो फुरुकी कहता है कि कुछ अनयूजुअल नहीं है और जर्नी शुरू कर देता है। रास्ते में कुमागामी को एहसास होता है कि फुरुकी सही रास्ते पर नहीं जा रहा। फुरुकी माफी मांगता है और कहता है कि उसका परिवार खतरे में है। फुरुकी उसे एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद
कुमागामी को पीटा जाता है और बांध दिया जाता है। उसे ट्रूथ सिरम दिया जाता है ताकि वे सारी जानकारी निकाल सकें। रात में वे नाव को भी पकड़ लेते हैं। जल्द ही शन को ऑर्गेनाइजेशन लीडर से कॉल आता है जो इन्फॉर्म करता है कि नाव और कुमागामी का अपहरण कर लिया गया है। वो वार्न करता है कि यदि उनका कोई प्लान फेल हुआ तो वे अस्यूम करेंगे कि उन्होंने टाइम लीप किया है और फुरुकी के परिवार को मार दिया जाएगा। वे यू को नाव और कुमागामी के बदले में चाहते हैं। शन को एहसास होता है कि ये उसकी गलती थी कि उसने फुरुकी को उनके साथ काम करने दिया, भले ही उसे पता था कि उसका परिवार उसकी कमजोरी बन सकता है। शन यू और बाकी टीम को रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। वे प्लान बनाते हैं कि यू अकेले जाएगा। वो किसी भी टेररिस्ट की पावर चुराएगा और फेलियर की स्थिति में वापस टाइम लीप करेगा। यू पैनिक्स हो जाता है क्योंकि सब कुछ उसी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसका भाई उसे काम करता है। फुरुकी उसे कंस्ट्रक्शन साइट ले जाता है और टेररिस्ट्स उसे उसके परिवार के लोकेशन की देते हैं। फुरुकी के जाते ही यू को एहसास होता है कि उसके सामने जो लोग हैं वे सभी अडल्ट्स हैं और उनके पास कोई पावर नहीं है। उसे बताया जाता है कि जिसे वो खोज रहा है वे दोनों उनके नीचे कैद है। अचानक एक लड़की कहीं से आकर यू की राइट आई काट देती है। वो टाइम लीप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ऐसा करने के लिए उसे दोनों आंखों की जरूरत है। लड़की उसे पकड़ने वाली होती है, लेकिन यू को मजबूरन कोलैप्स पावर एक्टिवेट करना पड़ता है। शन और उसके दोस्त दूरी पर खड़े होते हैं और घटना को विटनेस करते हैं। वे जल्द ही वहां पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि यू ने लास्ट मिनट में टेलीकिनेसिस का यूज करके खुद को बचाया था। वे कुमागामी को स्टील से इम्पेल्ड पाते हैं जब वो नाव को बचाने की कोशिश कर रहा था। शन इतने जोर से रोता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके सामने मर रहा होता है। यू हॉस्पिटल बेड पर जागता है और डर के मारे कोलैप्स पावर एक्टिवेट कर देता है, लेकिन चिचिनो उसे सेडेटिव देकर काम कर देती है। काम होने के बाद वो नाव और कुमागामी के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड नहीं बच सका, लेकिन नाव जीवित है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आखिरकार यू को एहसास होता है कि वो अब अपनी राइट आई से ब्लाइंड हो चुका है। बाद में आयुमी उससे मिलने आती है और ये उसे हिम्मत देता है। तुम्हें एक सेंस मिलता है कि शुन इस मोमेंट में क्या फील कर रहा है। यही एग्जैक्टली वही चीज थी जिसने उसे डिप्रेशन में डाल दिया, और उसका ब्रदर भी शायद वही फीलिंग्स महसूस कर रहा होगा। ताकाजू मिलने आता है और वो अपने साथ एक प्लेट में करी डिशेस लाता है जो यू को पसंद है। यूसा भी यू से मिलने आती है और वो उसके लिए क्रीम स्टू बनाती है। यू मीसा को बुलाता है और वह टेक ओवर कर लेती है। वो मीसा से अर्ज करती है कि वो अपने लव्ड वंस को गुड बाय कहे इससे पहले कि यूसा की पावर डिसअपियर हो जाए। यूसा टेक ओवर करने के बाद यू उसे उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए भेज देता है। यूसा यू की बात मानती है और अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है। मीसा को अपने पेरेंट्स को आखिरी बार देखने का मौका मिलता है और वह उनके फूड के बारे में ब्लंट रेटिंग देती है। यू का 16th बर्थडे होता है और आयुमी उसे उसके फेवरेट डिश ऑमलेट राइस देती है। आयुमी इंश्योर करती है कि यू सब फिनिश कर ले। बाद में यू चलने में सक्षम होता है और वह अपने ब्रदर से मिलने जाता है। वो देखता है कि उसका ब्रदर कितना ब्रोकन है और सोचता है कि वह उसकी हेल्प कैसे कर सकता है। वो हॉस्पिटल रूम में वापस आता है जहां अब उसका वेट कर रही होती है। यू अपने इनएबिलिटी पर लैमेंट करता है कि वो अपने क्लोज वंस को सेव नहीं कर सका। अब एक सजेशन देती है। वो उसे अर्ज करती है कि वो सभी लोगों की पावर्स चुरा ले, यहां तक कि उन लोगों की भी जो फ्यूचर में पावर्स डेवलप कर सकते हैं। उनकी वैक्सीन तैयार है, पावर्स फिर किसी के पास नहीं रहेंगी। लेकिन यू को केयरफुल रहना होगा क्योंकि हजारों पावर्स एब्जॉर्ब करना उसके लिए मेंटली चैलेंजिंग होगा। लेकिन ये एकमात्र तरीका है। यू अग्री करता है और कहता है कि वह ये करेगा। यू रिवील करता है कि उसे अब रोमांटिक फीलिंग्स हो गई है अब के लिए। अब उससे प्रॉमिस करती है कि जब वो सभी पावर्स कलेक्ट करके वापस आएगा वे एक कपल बनेंगे। वे इस पर पिंकी स्वेयर करते हैं। अब यू से कहती है कि वो उसके साथ शुरू करे और यू तुरंत अब की पावर ले लेता है। उस रात यू अपने बड़े भाई को अपनी प्लान के बारे में बताता है। उसे विदेश जाना होगा
और पावर्ड इंडिविजुअल्स को ट्रैक करना होगा। उसे उसी मेथड का यूज करना होगा जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। उसे वो व्यक्ति ढूंढना होगा जो पावर्ड लोगों को लोकेट कर रहा है और उसकी पावर लेनी होगी। सुबह जब यू तैयार हो रहा होता है, ताकाजू और मीसा वहां आते हैं। वे रिक्वेस्ट करते हैं कि यू उनकी पावर्स भी ले ले। मीसा को पता है कि जब यू उसकी पावर लेगा तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने अपनी सिस्टर के लिए पहले से एक लेटर छोड़ दिया है। यू जैसे ही पावर्स लेता है, यूसा नॉर्मल हो जाती है। ताकाजू उसे उसकी सिस्टर का लेटर देता है, जिसे पढ़कर यूसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यू अपनी चीजें पैक करना शुरू करता है और अब उसे एक फ्रेज बुक देती है ताकि वह जहां भी जाए कम्युनिकेट कर सके। यू की फर्स्ट स्टॉप सिंगापुर होती है। वो वहां एक ब्लैक मार्केट डीलर से मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की लिस्ट खरीदता है। वो लीडर की कार में बैठ जाता है और जैसे ही लीडर अंदर आता है, यू उसकी पावर चुरा लेता है। लीडर की पावर उसे लोगों के माइंड्स पढ़ने की अनुमति देती है। यू इस पावर का यूज करके एंजेलो नाम के लड़के को लोकेट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पावर्ड इंडिविजुअल्स को ट्रैक करता था। यू उसकी पावर चुरा लेता है, जिससे वो सभी पावर्ड इंडिविजुअल्स को ट्रैक कर सकता है। यू इसके बाद अफ्रीका जाता है और वहां के सभी पावर्ड इंडिविजुअल्स से उनकी पावर्स ले लेता है। जल्द ही सुपरह्यूमन लोगों के बीच खबर फैल जाती है कि एक वन आइड लड़का उनकी पावर्स चुरा रहा है। यू को वन आइड ग्रिम रीपर कहा जाने लगता है। यू जल्द ही एक ऐसे लड़के की पावर लेता है जिसकी एबिलिटी बीमारियों को वर्सन करना था। यू इस एबिलिटी का यूज करता है उन लोगों की पावर्स मैनिफेस्ट करने के लिए जो अभी तक छिपे हुए थे। कुछ लोग यू के लिए एम्बुश सेट करते हैं, लेकिन अब वो इतना ओवरपावर्ड हो चुका है कि वो उन्हें आसानी से हरा देता है। वो एक लड़की से मिलता है जिसकी पावर हीलिंग है। यू उसकी पावर चुरा लेता है और सोचता है कि क्या उसे इसका यूज अपनी राइट आई हील करने के लिए करना चाहिए। इससे वो समय में वापस जाकर कुमागामी को बचा सकता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो पहले ही प्रकृति के नियमों से बहुत छेड़छाड़ कर चुका है। जल्द ही यू अपनी माइंड खोना शुरू कर देता है क्योंकि उसने बहुत सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली है। वो अपनी लाइफ के लोगों को भूलने लगता है, लेकिन फ्रेज बुक को कसकर पकड़ कर रखता है। यू पूरे यूरोप को क्लियर कर देता है। अब वो सोचने लगता है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि अब वो इनविंसिबल बन चुका है। वो ऑलमोस्ट अपनी माइंड खो बैठता है, लेकिन फ्रेज बुक उसे होश में रखती है। वो उसे अपने गले में बांध लेता है ताकि उसे याद रहे कि कोई उसका वेट कर रहा है। अंत में आखिरी पावर्ड इंडिविजुअल बीजिंग में है। अब यू बहुत वीक हो चुका है और चलने के लिए एक स्टिक का सहारा लेना पड़ रहा है। एक बाउंटी हंटर उसके पीछे आता है और उसे एक एरो से मारता है। वो दूसरा एरो चलाने ही वाला होता है कि एक लड़की यू और उसके बीच में आ जाती है। टर्न्स आउट कि लड़की की पावर करेज है। यू उसकी पावर चुरा लेता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद यू कहता है कि अब उसका काम खत्म हो चुका है और वो धीरे धीरे वॉक करने लगता है, लेकिन अब उसे पता ही नहीं कि उसका होम कहाँ है। वो अपनी पूरी लाइफ को भूल चुका है। बाउंटी हंटर एक और एरो मारता है और यू जमीन पर गिर जाता है। वो उसे फिनिश करने ही वाला होता है कि शुन एक हेलीकॉप्टर में आकर अपने भाई को बचा लेता है। बाद में यू हॉस्पिटल में जागता है जहां अब उसके पास होती है, लेकिन वह उसे पहचानता भी नहीं और पूछता है कि वह कौन है। अब इंट्रोड्यूस करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और बताती है कि वे लकी है कि यू इतनी पावर्स एब्जॉर्ब करने के बाद भी बोलने की हालत में है। समय के साथ यू को धीरे धीरे अपने परिवार के साथ फिर से जोड़ा जाता है।